हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा डा में यूनिट नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जिसे सॉल्व करने के लिए हम फ्लॉयड वॉर्शल्स एल्गोरिथम यूज करते हैं। यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं और ये वही एल्गोरिथम है, वॉर्शल्स एल्गोरिथम, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी एल्गोरिथम को यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे। चलिए, तो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करता है। ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताई थी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल स्टेजेस में सॉल्व करेंगे, है ना। मल्टीपल टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड करेंगे, हर सब प्रॉब्लम को हम एक स्टेज कहेंगे और उस स्टेज में ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेकर फिर मल्टीपल स्टेजेस को हम कंबाइन करते चले जाते हैं और फाइनली हमें जो मिलता है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम है तो नेचुरली ये प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है। वही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ठीक बात है। अब इसी एल्गोरिथम को फ्लॉयड एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब है इसका कि आपके पास सपोज कोई ग्राफ आपको दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई ग्राफ गिवन है, इसमें कुछ हर एक एज की कुछ कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड है। इस तरह से ग्राफ कुछ है और इसकी कॉस्ट आपको दी हुई है। ठीक बात है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, डिक्सना में आपने क्या किया था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकाला था। बेलमैन फोर्ड में भी आपने यही काम किया था। बेलमैन फोर्ड में तो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज की थी, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ऑल पेयर का मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक जाने का, ए से सी तक जाने का, ए से डी तक जाने का। ठीक है, ऐसे ही फिर बी से ए तक जाने का, बी से सी तक जाने का, बी से डी तक जाने का। ऐसे ही सी से ए तक जाने के लिए सी टू बी एंड सी टू डी, फिर फर्दर डी टू ए, डी टू बी और डी टू सी। इस तरह से कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब में, सबके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस का पाथ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ आइडेंटिफाई करना है। इसलिए इस प्रॉब्लम को ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कहा जाता है। ऑल पेयर मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब में एवरी 2 वर्टिसेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। वहां हमने पढ़ा था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जहां पर सिर्फ एक वर्टेक्स से ग्राफ के बाकी सारे रिमेनिंग वर्टिसेस तक जाने की कॉस्ट हमें मिनिमम करनी होती थी। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हर 2 पेयर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम हुई है ना। कई बार प्रॉब्लम पूछ भी लिखी जाती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो आप लिखिए। तो ये क्या है, इट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम विच इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ। ठीक बात है। एप्लीकेबल ऑन बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, वो जो बात मैंने आपको पहले कही वो भी यहीं पर एप्लीकेबल है, जैसे डिक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड के केस में होता है। अगर अनडायरेक्टेड है तो आप बाई डायरेक्शनल एरेज जो एरोज हैं उन्हें बना लीजिए और दोनों तरफ सेम कॉस्ट लिख दीजिए, है ना। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको पहले से डायरेक्टेड बना लेना है, फिर काम किया है करना है। और अगर डायरेक्टेड है तो फिर वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे 99% केसेस में आपको डायरेक्टेड ग्राफ ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है बेटा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे बेलमैन फोर्ड और डिक्स्ट्रा फेल होते थे ना अगर नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल है, तो ऐसे ही जो आपका वॉर्शल एल्गोरिथम है ये भी नेगेटिव कॉस्ट के साइकिल पर फेल हो जाता है ना। नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल अगर है तो फेल हो जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव कॉस्ट का एज है तो ये काम करता है। तो मतलब क्या हुआ, बट इट वर्क्स करेक्टली on a graph with negative edge, graph with negative cost edges। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल नहीं बनना चाहिए। और वो चीज कहां पर याद रखते हैं, बताना जरा। नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ए बी सी डी
ये आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ, और इसकी कॉस्ट है मान लो -4, एक एज की बात कर रही हूँ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर एक की कॉस्ट है -4, तो इसको आप डायरेक्टेड में कन्वर्ट करोगे। डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल बनाओगे, है ना। तो इस बाई डायरेक्शनल को क्या मतलब हुआ, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि एक एज इधर और एक एज इधर, इसकी कॉस्ट भी -4 और इसकी कॉस्ट भी -4। तो देखो ये आपने साइकिल बना दिया। और अगर साइकिल वाले एज की कॉस्ट जो थी वो माइनस में थी, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो ये क्या है, नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल है। दिस इज नेगेटिव कॉस्ट साइकिल। क्योंकि ये नेगेटिव कॉस्ट साइकिल है, तो अब इस केस में यहां पर आपका जो ये वॉल्शर एल्गोरिथम है, ये इंश्योर नहीं करेगा कि आंसर सही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बेलमैन फोर्ड के केस में भी यही काम करना है। तो आपको जब जैसे ही दिखे ना कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है और अगर एक भी एज नेगेटिव है, तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड बनाने के बाद नेगेटिव साइकिल ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरा, ठीक है। तो ऐसे केस में वॉल्शर एल्गो डज नॉट, ये अगर आपसे कोई डिसएडवांटेज पूछता है तो बस ये डिसएडवांटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यही है, ठीक है, कि ये नेगेटिव कॉस्ट साइकिल वाले ग्राफ में काम नहीं करेगा। चलिए अब एल्गोरिथम देखते हैं क्या होता है। हमें क्या करना है, पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस एल्गोरिथम तक आएंगे, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह हम कैसे हम इक्वेशन पे जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। देखिए बेटा, ये एक गिवन ग्राफ है और इस ग्राफ के ऊपर हमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वॉल्शर एल्गोरिथम लगाना है। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस ग्राफ की वेट मैट्रिक्स बना लीजिए, है ना। इसकी वेट मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। मान लो मैंने इसकी वेट मैट्रिक्स को कहा W, सपोज जो वही कन्वेंशन यूज करते हैं जो कन्वेंशन एल्गो में है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये क्या है, मैंने इसकी वेट मैट्रिक्स बना ली। क्या कहती है वेट मैट्रिक्स, देखिए किसी भी ग्राफ की हम वेट मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने नंबर ऑफ वर्टिसेस यहां पर लिख लिए। अब हम हर वर्टिसेस के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट लिखेंगे। जो डायरेक्ट एजेस हैं उनकी कॉस्ट लिखेंगे, जो डायरेक्टली रीचेबल नहीं है उनको स्टार्टिंग में इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि वहां तक की कॉस्ट हमें अननोन होती है ना। तो क्या करेंगे, 1 to 1 2 to 2 is always 0, 3 to 3 is 0 and 4 to 4 is 0। क्यों, क्योंकि अगर एक नोड अपने की डिस्टेंस मानता है तो यहां से यहां तक पहुंचने की डिस्टेंस हमेशा 0 ही होती है, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां डायगोनल है, हमेशा जब भी आप वॉल्शर एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये डायगोनल जो है वेट मैट्रिक्स का, ये तो नेचुरली 0 ही रहेगा, ठीक बात है। अब यहां से देख लीजिए कौन कौन से एजेस हैं, उन एजेस की कॉस्ट हम इस वेट मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो देखिए 1 to 2 कॉस्ट इज 6, 1 to 3 is 5, ऐसे ही 1 to 4 there is no direct path, so this is infinite. This is how we will fill this particular weight matrix. 2 to 1 cost is 3. Similarly 2 to 3 there is no direct path, so the cost is infinite. Then 2 to 4 the cost is 2. Then 3 to 1 there is no direct path. 3 to 2 the cost is 4, there is an edge. इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, है ना। चलिए अब 3 to 4 there is no edge, so again this is infinite. And 4 to 1 there is no direct path, this is also infinite. Then 4 to 2 there is no direct path, there is again infinite. देखो बेटा ध्यान रखना, ये बाई डायरेक्शनल एजेस हैं, है ना। जो डायरेक्शनल एजेस हैं दिख रहा है 4 to 2 there is no edge which is heading to 2। ध्यान रखना है, खाली ये नहीं देखना कि ये 4 पर, ये जो है ये 4 पर आ रहा है, 4 से 2 पर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना ये चीज। 4 to 3 there is an edge and that value is 7, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसकी सिंपल ग्राफ देख के वेट मैट्रिक्स बना ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम अपने कोड को या अपने एल्गोरिथम को इनिशियलाइज करने हैं
तो हम डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। और ये डिस्टेंस मैट्रिक्स हम कितनी क्रिएट करेंगे, जितने हमारे पास नोड होंगे उतनी बार हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस मैट्रिक्स 0 को क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखेंगे 0 कैसे, बिल्कुल वैसे ही 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3। ठीक बात है। इस डिस्टेंस मैट्रिक्स को एज इट इज जो वेट मैट्रिक्स आपने ग्राफ की बनाई वो ही आपकी D0 होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज वेट मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ, लिख देते हैं। दिस इज, या एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसे कहते हैं ग्राफ की, वो ये है। और ये क्या है, इसकी सेम को कॉपी करके हमने D0 मान लिया, मतलब यहां से हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है अभी बताती हूँ। 0 6 5 इनफाइनाइट एंड दिस इज 3 0 infinite 2, this is infinite 4 0 infinite and this is infinite 7 and 0। ठीक बात है। ये क्या कहती है, एल्गोरिथम क्या कहता है, गॉसियन एल्गोरिथम का आइडिया ये है कि आपको करना क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हर डिस्टेंस को यहां पर हम कैसे अपडेट करेंगे। अभी इस D0 का मतलब क्या है कि हम 1 से 1 पर जाएंगे 0 से होते हुए, 1 से 2 पर जाएंगे 0 से होते हुए। तो ये जो है ना 0, ये इंटरमीडिएट वर्टेक्स है। दिस इज इंटरमीडिएट वर्टेक्स। और क्योंकि यहां पर 0 नाम का, देखो मैंने जानबूझ के ये जो वर्टेक्स है इनके ऊपर मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है। एग्जाम में ABCD भी लिखा हुआ आएगा, तब भी आपको D0 ही कैलकुलेट करना है ना। आप उसको कन्वर्ट करके अपने हिसाब से 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर लो ग्राफ को, ताकि आप 0 1 2 3 4 लिख सको, है ना, या आप अपने कन्वेंशन उसमें बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हम किसी के थ्रू भी होकर नहीं जा रहे। ये क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड, कौन सा नोड या कौन सा वर्टेक्स हमने इंटरमीडिएट वर्टेक्स की तरह कंसिडर किया। ये क्या कह रहा है, 0 0 उसमें कहीं है क्या, नहीं है। यहां से इनिशियलाइज किया, क्या जो वेट मैट्रिक्स है वही हमने लिख ली, और अभी हम किसी के थ्रू कहीं नहीं जा रहे, तो डायरेक्ट जो पाथ है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब हर बार हर स्टेज पर हम एक वर्टेक्स को इंटरमीडिएट वर्टेक्स की तरह कंसिडर करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि हर एक वर्टेक्स, जैसे कि मैं कहूं कि अगर 3 से लेके 4 तक जाना है, अगर मुझे 3 to 4 जाना है, 3 to 4 जाना है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा पाथ है, 2 से होके जाना है, 3 to 4 जाना है, डायरेक्ट पाथ तो मेरे पास है नहीं, इनफाइनाइट है। तो अगर मैं 2 को एट इंटरमीडिएट वर्टेक्स मानूं, तो क्या 2 से होके जाने पर इसका कोई पाथ मुझे मिल रहा है, या जो पाथ मिल रहा है वो एग्जिस्टिंग पाथ से कम है। ये हर बार हर स्टेज में मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो स्टेज होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्टेज में हम ये काम कर रहे हैं, तो पहला स्टेज क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि इंटरमीडिएट नोड है नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 को इंटरमीडिएट मानेंगे स्टेप 1 में, पहले स्टेज में, है ना। चलिए मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। स्टेज 1 इंटरमीडिएट नोड, ठीक है। ये है आपका स्टेज 2 इंटरमीडिएट नोड। इसी तरह ये है स्टेज 3 का इंटरमीडिएट नोड, और ये आएगा आपका, सॉरी ये स्टेज 4 का इंटरमीडिएट नोड है। दिस इज स्टेज 4, है ना, मैंने नंबर के हिसाब से स्टेजेस बना ली 1 2 3 4 के हिसाब से। एंड दिस इज फॉर स्टेज 3 इंटरमीडिएट नोड। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टेज बाय स्टेज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेज में मैं ये मान के चलूंगी कि ये क्या कह रहा है कि 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 से 3 का डिस्टेंस, 1 से 4 का डिस्टेंस, किस तरह से हम इन डिस्टेंसेस को अपडेट कर सकते हैं अगर हर एक वर्टेक्स 1 के थ्रू होके कहीं दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये हमारा ग्राफ गिवन है, और ग्राफ के अंदर
ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम D0 को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि D0 को देखकर ही हम D1 को जनरेट करते हैं। ठीक बात है बेटा। चलो अब मैं यहां पर D0 लिख लेती हूँ। ये जो D03 इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज आवर D0, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4। ठीक बात है। दिस इज D0। थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि D0 D1 एक साथ आ जाए। D0 इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4। ठीक है। चलिए D0 की वैल्यूज क्या हैं? 0 3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 0 3 इनफाइनाइट फाइनाइट, is D0. Okay, then 6 0 4 infinite, this is 6 0 4 infinite. I'm just copying the values from this particular graph matrix. 5 infinite 0 7, this is 5 infinite 0 7. And then this is infinite 2 infinite 0, is infinite 2 infinite। ये हमारी D0 है। ठीक है। अब इस D0 से मुझे क्या बनानी है? D1 बनानी है, D1 मैट्रिक्स बनानी है। अब ये बात आपको समझनी है कि ये D1 मैट्रिक्स हम कैसे जनरेट करेंगे। यही है हमारा मेन जो एल्गोरिथम है। ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे? देखो 1 2 3 4, 1 2 3। देखो बेटा, अब D0 से D1 बनाने का मतलब क्या है? हर बार हर स्टेज पर हमें यहाँ पर D1 कैलकुलेट करनी है। हर स्टेज पर, ऐसे स्टेज पे हम D1 कैलकुलेट करेंगे, फिर D2, फिर D3, फिर D4, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने D हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो इनिशियल है, तो D1 D2 D3 D4 चार हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 4 नोड्स हैं हमारे पास। जितने वर्टिसेस हैं उतना काम हम करना है। अब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 ही रहेंगे। आप किसी के थ्रू भी चले जाओ, 1 से 1 तक जाने का डिस्टेंस 0 रहेगा, 2 से 2 तक जाने का डिस्टेंस 0 रहेगा, 3 से 3 तक जाने का डिस्टेंस 0 रहेगा, है ना, और 4 से 4 तक जाने का डिस्टेंस 0 रहेगा। इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। तो डायगोनल एलिमेंट तो मैंने एज इट इज 0 0 कॉपी कर लिए। ठीक। अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि अगर हम इस मैट्रिक्स को मान के चल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? D1 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो पेयर के बीच में, जैसे मुझे 2 से 3 पर जाना है तो हम क्या कहेंगे? 2 से 3 पर डायरेक्टली जाने की बजाय अगर मैं 1 से होकर जाऊं, मतलब मैं 2 से पहले 1 पे जाऊं, फिर 1 से मैं 3 पे जाऊं, तो जो नया पाथ होगा उसकी कॉस्ट अगर एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम है तो हम उस कॉस्ट को अपडेट कर देंगे, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। और एग्जिस्टिंग कॉस्ट कहां से मिलेगी? उससे प्रीवियस मैट्रिक्स से। जब हम D1 बनाएंगे तो हम D0 को देख के तब कंपैरिजन करेंगे, जब D2 बनाएंगे तो D1 को देख के कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी नोड हैं वो सब 1 से होके जाएंगे। तो 1 से होके जाएंगे का क्या मतलब है कि 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, इन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ये 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये जो पहली वाली रो है ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी ऊपर से। सॉरी, ये जो पहली वाली रो है इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 का डिस्टेंस क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 1 के थ्रू तो होके जा ही रहे हैं। तो क्या हुआ? इस रो को आप एज इट इज कॉपी कर दो। क्यों कॉपी करेंगे? मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1 से होके जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले ही 1 से होके जा रहा है ना। ऐसे ही फर्स्ट वाली रो, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम क्या कहता है? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रो जो कॉलम है उसको भी आप पहली वाली मैट्रिक्स से एज इट इज कॉपी कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज यहां पर चेंज नहीं हो सकती, है ना। अब क्या बची? अब जो टोटल वैल्यूज बची वो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6। ये 6 वैल्यूज हमें चेक करनी है कि इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में क्या जो नई वैल्यू, मतलब 1 के थ्रू अगर हम जाएं
तो क्या हम एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम कॉस्ट में पहुंच पा रहे हैं? अगर कम कॉस्ट में पहुंच पाएंगे तो वैल्यू को अपडेट करेंगे, नई कॉस्ट को अपडेट करेंगे, वरना उसको एज इट इज छोड़ देंगे। हमें इसी काम को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे उसको यहां पर देखते हैं। चलिए, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूले की बात मैं करती हूँ, मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ और उस जनरल फॉर्मूला को हम बाद में एक साथ समझ लेंगे, ठीक बात है। देखिए क्या जनरल फॉर्मूला है भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे kth मैट्रिक्स निकालनी है ना, k मैट्रिक्स मुझे निकालनी है, तो kth मैट्रिक्स निकालने के लिए अगर मैं कहूं कि मुझे सपोज, और थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, डी ऑफ के आई कॉमा जे, मतलब मुझे i से j तक जाना है kth मैट्रिक्स k हो से होके। इसका मतलब है कि आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम i टू j थ्रू k वाया k, i से j पर जाना है k से होके। तो ये जो डिस्टेंस होगी किस तरह से अपडेट होगी? इट इज मिनिमम ऑफ, दिस डिस्टेंस इज मिनिमम ऑफ, किसकी मिनिमम? इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स है, kth मैट्रिक्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो k-1 वाली मैट्रिक्स में जो सेम वैल्यू है i कॉमा j, मतलब क्या हुआ इसका कि i से j तक जाने का जो एग्जिस्टिंग रूट हमारे पास है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट, और साथ साथ तो k से होके जाने का मतलब क्या हुआ कि पहली वाली मैट्रिक्स में ही देखो कि i से पहले k पर जाओ, है ना, प्लस, और फिर k से j पर जाओ, दोनों को ऐड कर दो, और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके दोनों का एडिशन करो, इन अपडेट कर दो। क्या मतलब हुआ? फिर से देखो, तो क्या होगा, अभी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है, अगर मैं kth मैट्रिक्स पर काम कर रही हूं तो पहले वाली मैट्रिक्स में मुझे देखना है i से j पर जाने का जो एग्जिस्टिंग रूट है मेरे पास, व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जिस्टिंग कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, जो कि हमारी प्रीवियस मैट्रिक्स हमें दे देगी, है ना। और ये क्या है? दिस इज कॉस्ट वाया के, ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट वाया के। पूरी के थ्रू अगर जाते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी? ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, दोनों में से जो छोटी है वो इसको असाइन हो जाएगी। अगर ये ऑलरेडी कम है तो यही रहेगी, और अगर हम इसे अपडेट कर पाए, छोटी वैल्यू आती है तो हम उसे इसमें अपडेट कर देंगे। तो बस ये वाला काम हमें बार बार करना है। तो अब इस क्या करना है, ये 6 वैल्यूज हमें इसके लिए कैलकुलेट करनी है। चलिए अब इन 6 वैल्यूज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें, लिख लेते हैं डी, देखिए D1, ठीक है, कहां से कहां तक? पहली वैल्यू क्या है हमारी? ये ये है ना, ये 6 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक बात है। तो बस इन 6 वैल्यूज को हम यहां पर लिख लेते हैं। मुझे लगता है ये बात तो समझ में आई गई होगी। तो ये क्या है? 2 to 3, D1 2,3, दूसरी क्या है 2 to 4, ऐसे ही D1 2 to 4, फिर D1 3 to 2 3 to 4, D1 3 to 2 and D1 3 to 4, then 4 to 2 4 to 3, then D1 4 to 2 and D1 4 to 3। ये वैल्यूज हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक बात है। चलिए D1 को निकालने के लिए ये वैल्यूज हमें नहीं फाइंड आउट करनी है, एक एक करके इनको एग्जिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे 2 से 3 पर जाना है तो क्या लिखूं? मिनिमम ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, 2 से 3 पर जाना है। D0 में देखो k की वैल्यू इस टाइम क्या है? 1, तो k - 1 क्या हो गया? D0। तो मतलब D1 कैलकुलेट करने के लिए D0 को देखना है। ऐसे ही जब D2 कैलकुलेट करेंगे तो D1 को देखेंगे, है ना। यहां से देखो क्या है, 2 to 3 पर, 2 to 3 पर जाने, 2 से 3 पर जाने की एग्जिस्टिंग कॉस्ट है आपकी इनफाइनाइट, है ना। देखो 2 से 3 पर जाने के लिए कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, कॉस्ट कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप 1 के थ्रू जाते हैं तो 2 to 1 is 3,
है ना, 2 to 1 is 3 and 1 to 3 is 5, तो 3 plus 5, 3 plus 5, फिर से देख लीजिए बेटा क्या है, 2 to 3 इनफाइनाइट है, लेकिन अगर आप 1 के थ्रू जाते हैं तो 2 to 1 मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं लिख लेती हूँ, चलिए एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट से आप उसको डायरेक्टली लिख देंगे। तो दिस इज d0 ऑफ 2,3, d0 ऑफ 2,1 प्लस d0 ऑफ 1, ठीक बात है, ठीक। अब देखो इसे कैसे लिखोगे, इसका क्या मतलब हुआ, मिनिमम ऑफ थोड़ा खुला खुला लिख दिया, थोड़ा सा इसको और कॉन्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, दिस इज मिनिमम ऑफ d0 ऑफ 2,3, d0 ऑफ 2 to 1 प्लस d0 ऑफ 1 to 3, है ना। तो अब इस ये वैल्यू क्या आई, दिस वैल्यू इज मिनिमम ऑफ 2 to 3, 2 to 3 is your infinite and 2 to 1 is 3 plus 1 to 3 is 5. So this is how this value has been updated to 8. तो क्या आया, 8 वैल्यू आई। कैसे, अभी एग्जिस्टिंग थी इनफाइनाइट और अगर हम 1 के थ्रू होके जा रहे हैं तो वैल्यू आ गई 8। तो दिस न्यू वैल्यू 8 हैज बीन अपडेटेड, हैज टू बी अपडेटेड इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो D1 की 2,3 की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारी, अलग, चलिए इसे वाइट से लिख देते हैं, दिस इज 8। ये कैलकुलेट हुई इस बार हमारी, है ना बेटा। इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ, दिस इज 0, ठीक बात हो गई। अब चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, D1 ऑफ 2 to 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, मिनिमम ऑफ d0 ऑफ 2 to 4, d0 ऑफ 2 to 1 प्लस d0 ऑफ 1 to 4, है ना। एग्जिस्टिंग कॉस्ट और 1 के थ्रू अगर होगी 2 से 1 पे जाएं फिर 1 से 4 पे जाएं तो कितनी आएगी, निकाल लेते हैं। तो कितना आया, मिनिमम ऑफ, कितनी है एग्जिस्टिंग कॉस्ट, 2 to 4 is 2, है ना, और 2 to 1 कितनी है, 2 to 1 is 3 प्लस 1 to 4 is infinite। नेचुरली 3 प्लस इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 2, तो क्या आ गई वैल्यू 2। तो ये 2 to 4 क्या आई आपकी 2। तो हम देख सकते हैं कि देखिए 2 to 3 वाली जो वैल्यू है वो तो हमारी अपडेट हुई है ना, लेकिन 2 to 4 जो है वो एज इट इज हमने कॉपी कर दी। जो जो वैल्यूज अपडेट हुई है उनको हम यहाँ पर अलग से सर्कल बना के छोड़ देंगे कि हम देखेंगे कि हर स्टेप में किस तरह से कॉस्ट मॉडिफाई हुई है। चलिए अब 3 to 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 to 2 कैसे कैलकुलेट होगा, देखो मिनिमम ऑफ, बेटा ये कॉपी लेके आप साथ साथ वीडियो पॉज करके खुद से ये D1 मैट्रिक्स जनरेट करें और फिर उसको वेरीफाई करें। D0 ऑफ 3 to 2, D0 ऑफ 3 to 1 प्लस D0 ऑफ 1 to 2, एक बात है, कितना आएगा, दिस इज मिनिमम ऑफ D0 ऑफ 3 to 2, 3 से 2 पर जाने की एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 4, ठीक है, 3 to 2 is 4, देन 3 to 1, 3 से 1 पर जाने के लिए हो गया इनफाइनाइट, प्लस 1 to 2, 1 से 2 पर जाने के लिए है 6, इसका मतलब जो वैल्यू है वो है 4। तो अगेन देयर इज नो अपडेट इन दिस वैल्यू, एज इट इज वही वैल्यू मिली जो प्रीवियस वाली मैट्रिक्स में थी, मतलब हमें कोई इफेक्टिव रास्ता नहीं मिला। चलिए D1 3 to 4 निकालते हैं, कैसे आएगा, मिनिमम ऑफ D0 3 to 4, D0 ऑफ 3 to 1 प्लस D0 ऑफ 1 to 4, ठीक बात है। मिनिमम ऑफ कैसे आएगा ये, D0 3 to 4, D0 का 3 to 4 क्या है इनफाइनाइट, 3 to 1 और 1 to 4, 3 to 1 इज इनफाइनाइट
प्लस 1 to 4 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। देख लेते हैं एक बार, 3 to 4 हम जा रहे हैं, ठीक है, तो D0 का 3 to 4 आपका क्या है, 3 to 4 इज इनफाइनाइट, एंड D0 का 3 to 1 इज इनफाइनाइट, प्लस 1 to 4 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ये कितना हुआ आपका, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कॉस्ट भी आपकी चेंज, ये कॉस्ट भी आपकी चेंज नहीं हुई, ये इनफाइनाइट ही रही। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, D1 ऑफ 4,2। D1 ऑफ 4,2 कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ D0 ऑफ 4,2 कॉमा D0 ऑफ 4 से 1 पर जाएंगे, प्लस D0 ऑफ 1 से 2 पर जाएंगे, है ना, 1 को बीच में रखेंगे। फिर मिनिमम कितना आया, मिनिमम ऑफ, निकालिए, D0 ऑफ 4,2, 4 से 2 पर गए तो क्या है, इनफाइनाइट, और 4 to 1 इज इनफाइनाइट, प्लस 1 to 2 इज 6, तो दिस इज अगेन इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट प्लस 6 इज इनफाइनाइट ओनली। तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट मॉडिफाइड, ये भी सेम रही। चलिए अब आगे 4 to 3, लास्ट वाला जो नंबर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे आएगा, मिनिमम ऑफ D0 ऑफ 4 to 3, पहली वाली मैट्रिक्स की वैल्यू, कॉमा D0 ऑफ 4 से 1 पर जाओ, प्लस D0 ऑफ 1 से 3 पर जाओ, है ना, इसका मिनिमम। तो मिनिमम ऑफ क्या आया, 4 to 3, 4 से 3 पर जाएंगे तो कॉस्ट है 7, कॉमा 4 से 1 पर जाओ तो कॉस्ट है इनफाइनाइट, प्लस 1 से 3 पर जाओ तो कॉस्ट है 5, तो ये क्या आ गया, मिनिमम 7। इसका मतलब ये वाला जो कॉस्ट, ये वाला जो है ये भी 7 था और 7 ही रहा, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो जहां जहां हमारी वैल्यूज मॉडिफाई हुई हैं उन्हें हम एक बार नोटिस कर लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये इनफाइनाइट थी, यहाँ पर ये 8 हो गई, ये नई वैल्यू हमें यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस मिली, और ये 2 थी, ये 2 ही रही, ये इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट ही रही, 7 थी, 7 ही रही, 4 इनफाइनाइट, और कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये 8 जो है ये इनफाइनाइट से 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक बात है। अब हमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट को आगे बढ़ाना है और हम अगली वाली मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगली वाली मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस किसका रखेंगे, D1 का। अब D1 को रखेंगे और D2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब चलो, अब D1 को पिक्चर में लेते हैं और D2 पे चलते हैं। चलिए अब यहां पर ये ग्राफ में हटा लेती हूं और यहां पर मैं D1 बना लेती हूं। चलिए बेटा देखिए, नाउ दिस इज आर D1। क्या है D1, दिस इज 1 2 3 4, and this is also 1 2 3 4, correct। चलिए D1 is 0 6 5 infinite, 0 6 5 infinite, and 3 0 8 2, 3 0 8 2, then infinite 4 0 infinite, infinite 4 0 infinite, then infinite infinite 7 0, infinite infinite 7 0, this is our D1, है ना। now taking the reference of this D1 we need to calculate D2। तो D2 का क्या मतलब हुआ कि D2 से होकर सब जाएंगे। अभी स्टेज 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये, दिस D1 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेज 1। एक बात है, स्टेज 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको साथ साथ रिलेट करते चलो, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन of stage 1।
ठीक बात है, हम पहली वाली उससे जाए और यहाँ से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, पहला स्टेप है हमारा, पहली बार हमने डिसीजन लिया। अब चलो, अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां से हमें कैलकुलेट करना है D2। चलिए D2 कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक बात है। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर नेचुरली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही हम 0 से फिल कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होंगी, है ना। और अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी मैं साथ साथ, अब देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि हर पेयर के बीच का डिस्टेंस मॉडिफाई करो, ऑप्टिमाइज करो, 2 से होके जाएं। 1 से 3 तक जाना है 2 से होके जाओ, 1 से 4 तक जाना है 2 से होके जाओ, 3 से 4 तक जाना है 2 से होके जाओ। तो भैया जहां जहां 2 है वहां वहां तो कोई चेंज होगा नहीं, मतलब आप कहीं से 2 पर जा रहे हैं, क्या उसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। आप 2 से कहीं पर जा रहे हैं, उससे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड वाली रो और सेकंड वाली कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या कर देना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर देना है। उसका ऑप्टिमाइज रिजल्ट ऑलरेडी पहले हमारे पास है, क्योंकि 2 से होके जाएंगे तो 2 वाली कोई भी चीज अपडेट नहीं होगी, है ना। तो 2 वाले कॉपी कर देते हैं, 604 इनफाइनाइट, दिस इज 604 इनफाइनाइट, ये एज इट इज चलेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड कॉलम 3082, दिस इज 3082, जहां जहां 2 है, जहां जहां 2 है उसे हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ये हर बार देखो रिमेनिंग 6 वैल्यूज हैं जिन्हें हमें फर्दर कैलकुलेट करना है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस मैट्रिक्स। चलिए करें। अब यहां हमें क्या निकालना है, सबसे पहले D2 ऑफ क्या क्या 1314, D2 ऑफ 13 इज इक्वल टू, ऐसे ही D2 ऑफ 14, ठीक है। फिर D2 ऑफ 3134, 31 एंड 34, D2 ऑफ 31 एंड D2 ऑफ 34, ये कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद 4143, D2 ऑफ 41 एंड D2 ऑफ 43, ये 6 वैल्यूज हैं जिन्हें हमें चेक करना है कि क्या हम इनका कोई ऑप्टिमाइज रिजल्ट ले सकते हैं या नहीं। ठीक बात है बेटा। चलो 1 2 3, 1 2 3 कहां से होके जाएंगे, D2 से होके जाएंगे। तो क्या लिखे, मिनिमम ऑफ कहां से कहां तक, D2 को देखेंगे, D2 को कैलकुलेट करेंगे तो किसको देखेंगे, D1 को देखेंगे, है ना। तो D1 ऑफ 1 2 3 मतलब 1 से 3 तक जाने की एग्जिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट कितनी है, एक बार देख लेते हैं कहीं कॉपी करने में गलती तो नहीं कर दी। दिस इज 065 इनफाइनाइट 3082, 065 इनफाइनाइट 3082 एंड 040 इनफाइनाइट 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 70। ठीक बात है। चलिए ठीक बात है। अब 1 2 3 पर D1 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या कॉस्ट है, प्लस अब क्या करना है, D1 में देखो 1 से 2 पर जाओ, है ना, और साथ में 2 से 3 पर जाओ। पहले 2 पर जाओ फिर 3 पर जाओ। क्या आया, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं यहाँ पर, है ना, यहां पर लिख देती हूँ। क्या आ गया, मिनिमम ऑफ, बताओ क्या है, 1 2 3, 1 2 3 की डिस्टेंस कितनी है 5, कॉमा 1 2 2, 1 2 2 इज 6 प्लस 2 2 3, 2 2 3 इज 8। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या हुई 5। चलिए तो इसका मतलब ये एज इट इज रह गई, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज थी। चलो ये हमारी यहाँ पर जनरेट होके आ गई, इसे हमने मार्क कर लिया। अब 1 2 4 निकालो, तो 1 2 4 कैसे आएगा, मिनिमम ऑफ D1 ऑफ 1 2 4, कॉमा D1 में ही आपको पहले 1 से 2 पर जाना है, प्लस
फिर 2 से 4 पर जाना है ना। तो अब क्या करें, मिनिमम ऑफ कैसे निकलेगा, 1 to 4 के डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, कॉमा 1 to 2 plus 2 to 4 2, 1 to 2 is 6 plus 2 to 4 is 2, so this is 8, है ना। क्या थी एग्जिस्टिंग कॉस्ट, 1 to 4 थी इनफाइनाइट, एंड नाउ दिस न्यू कॉस्ट हैज बीन रिसीव्ड। पहले इनफाइनाइट थी, अब वो 8 हो गई, 6 plus 2 is 8, ठीक है। 3 to 1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज मिनिमम ऑफ D1 ऑफ 3 to 1, कॉमा D1 ऑफ 3 to 2 प्लस D1 ऑफ 2 to 1। 3 से 2 पे गए और 2 से 1 पे गए, तो क्या आया, दिस इज मिनिमम ऑफ 3 to 1, 3 से 1 पर जाने की कॉस्ट है आपकी इनफाइनाइट, कॉमा 3 से 2 पर गए, 3 से 2 पर गए कितने मिली, 4, प्लस 2 से 1 पर गए तो मिली 3, तो क्या आ गई कॉस्ट मिनिमम 7। ठीक बात है, कहाँ की, 3 to 1, 3 to 1 इज 7, अभी कितनी थी इनफाइनाइट, अपडेट होके हो गई, ठीक है। अगेन हमें एक ऑप्टिमल कॉस्ट मिली। दूसरी बार, पहली बार हमें 8 मिला था, अब यहाँ पर हमें 7 मिल गया, ठीक है। 3 to 2 एंड 2 to 1, 3 to 2 देन 2 to 1, 4 plus 3 7, ठीक है। अब 3 to 4 कैलकुलेट करो, मिनिमम ऑफ D1 3, 4, D1 3 से 2 पर जाओ, 3 से 2 पर जाओ और फिर 2 से 4 पर जाओ और फिर मिनिमम निकालो, क्या आया, मिनिमम ऑफ, निकालिए बेटा, क्या बना, ये वाला ब्रैकेट लगा लेना मिनिमम में, दिस इज द ब्रैकेट, ठीक है। चलिए क्या है मिनिमम, डी 3 to 4, 3 to 4 है इनफाइनाइट, कॉमा 3 to 2, 3 to 2 is 4 प्लस 2 to 4, 2 से 4 2, तो दिस इज 6। क्या वैल्यू आई आपकी, 3 to 4 is 6, 3 to 4 was infinite before। तो देखिए इस बार अगर हम सेकंड नोड के थ्रू जा रहे हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो ऑप्टिमल मिल रही हैं, है ना। अब 4 to 1 जाएंगे, 4 से 1 के लिए करेंगे, चलिए मिनिमम ऑफ D1 ऑफ 4 to 1 इज द एग्जिस्टिंग कॉस्ट, कॉमा D1 में देखेंगे पहले 4 से 2 पर जाएंगे प्लस फिर 2 से 1 पर जाएंगे, ठीक बात है। मिनिमम ऑफ 4 to 1, 4 से 1 पर जाने की मिनिमम कॉस्ट है इनफाइनाइट, कॉमा 4 से 2 पर जाने के लिए क्या है इनफाइनाइट, है ना, प्लस इज 3, दिस इज अगेन इनफाइनाइट, मतलब इसका रास्ता हमें अभी भी नहीं मिला, ठीक। चलिए 4 to 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए मिनिमम ऑफ D1 ऑफ 4 to 3, कॉमा D1 ऑफ 4 to 2 प्लस D1 ऑफ 2 to 3, है ना। 4 से 2 पर जाएंगे और फिर 2 से 3 पर जाएंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, चलिए लगाइए 4 to 3, 4 से 3 पर जाना है, कॉस्ट कितनी है 7, कॉमा 4 to 2 जाना है इनफाइनाइट प्लस 2 to 3 जाना है 8, तो द मिनिमम कॉस्ट इज 7। पहले कितनी थी 7, अभी भी रही 7। तो बताओ जरा इन एंट्रीज में से कौन कौन से नए कॉस्ट है, कौन कौन सी वैल्यूज हमारी ऑप्टिमाइज हुई। ये 5 थी 5 रही, ये इनफाइनाइट थी 8 हो गई, है ना। यहाँ ऑप्टिमल मिला हमें, ये रिड्यूस हुई है कॉस्ट, और ये इनफाइनाइट थी 7 हो गई, ये रिड्यूस हो गई, और ये भी इनफाइनाइट थी और 6 हो गई, ये भी रिड्यूस हो गई। बाकी हम पे किसी और कॉम्बिनेशन में कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें अभी तक नहीं मिला, किसी की कॉस्ट अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुई, है ना। तो हमने D2 कैलकुलेट कर लिया और D2 की वैल्यू हमारी
ये आई, ये क्या है, स्टेज 2 का सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्टेज 2, लिख देंगे। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्टेज 2, है ना, अगली वाली सेकंड वाली स्टेज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब चलो, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, D3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वाली स्लाइड को यहां से हटा देते हैं, एक सेकंड बेटा। चलिए, अब हमें करना है D3 कैलकुलेट। तो यहाँ पर पहले D2 को कॉपी कर लेते हैं, क्या आई हमारी, उसके हिसाब से हम D3 कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, D2 क्या आया हमारा, पहले D2 के लिए फ्रेम ले लेते हैं। दिस इज आर D2, क्या निकला, 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4। चलो भाई, 0 6 5 8, दिस इज 0 6 5 8, then 3 0 8 2, 3 0 8 2, और फिर 7 4 0 6, 7 4 0 6, and then infinite infinite 7 0, infinite infinite 7 0, this is 3। ठीक है, now we need to calculate D3। how will we calculate D3 के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, D2 को कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। D2 की एंट्रीज के हिसाब से हम D3 कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखें, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। diagonals will always be 0, again copy the 0 in diagonal elements। then अब जब हम स्टेज 3 की बात करेंगे तो मतलब नोड नंबर 3 से होके सब जाएंगे। तो नोड नंबर 3 मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड रो को कॉपी करो, 7 4 0 6, दिस इज 7 4 0 6, ये स्टेबल हो गई। ऐसे ही थर्ड कॉलम भी स्टेबल हो गया, 5 8 0 7, दिस इज 5 8 0 एंड 7, ये वैल्यूज हमारी फिक्स हो गई, है ना। D3 पे इन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उन्हें कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। चलिए बेटा, अब जब D3 कैलकुलेट करना है तो क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए D3 में, देखो 1 2 1 4 1 2, ऐसे ही D3 का 1 4, फिर D3 का और क्या है 2 1 2 4 2 1, D3 का 2 4, ठीक है। फिर 3 वाली कोई रो नहीं है, 4 1 4 2, D3 का 4 1 और D3 का 4 2, ठीक है। ये हमें नहीं कैलकुलेट करना है, चलो कर लो। अब इसका क्या मतलब हुआ, हर नोड के थ्रू वाया नोड 3 जाएंगे, है ना, वाया नोड 3 वी विल गो टू एवरी अदर नोड। तो क्या हुआ, मिनिमम ऑफ D2, सॉरी D2 पहले वाली, इससे पहली वाली मैट्रिक्स जो अभी तक की ऑप्टिमाइज रिजल्ट है उसको देखना है। तो D2 ऑफ 1 2, जिसमें जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसको देखो, कॉमा D2 ऑफ 1 से 3 पर जाओ, 1 2 3 प्लस D2 ऑफ 3 2, यही तो करेंगे, इज इक्वल टू, क्या मतलब देखो, एग्जिस्टिंग जो है वो, और साथ साथ पहले वाले में 1 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ। अब देखो दोनों में जो मिनिमम हो उसको निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ 1 to 2, 1 से 2 पर जाने की कॉस्ट है 6 एग्जिस्टिंग, 1 to 3 है 5 प्लस 3 to 2, 3 से 2 की है 4, दोनों में से मिनिमम क्या हुआ 6, 6 ही छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ 6, एज इट इज कॉपी कर लिया। चलिए 1 to 4 कैलकुलेट कर लो,
मिनिमम ऑफ D2 1 to 4 कॉमा D2 1 से पहले 3 पर जाओ प्लस 3 से फिर 4 पर जाओ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या है 1 to 4 1 से 4 पर 8 कॉमा 1 to 3 is 5 प्लस 3 to 4 is 6 है ना। तो क्या डिस्टेंस आई मिनिमम 8, कॉपी कर दिया 8, इसका मतलब ये भी ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी चेंज नहीं हुई। चलिए अब 2 to 1 2 to 1 देखो लिखे मिनिमम ऑफ D2 ऑफ 2 to 1 कॉमा दिस इज 2 D2 ऑफ 2 to 3 प्लस D2 ऑफ 3 to 1 क्या आया दिस इज मिनिमम ऑफ क्या है ये 2 to 1 2 to 1 is 3 कॉमा 2 to 3 2 to 3 is 8 plus 3 to 1 is 7. So what is this cost 3, that means again it is not changed। चलिए यहां तक हो गया। अब 2 to 4 this is minimum of D2 of 2 to 4 comma D2 of 2 to 3 plus D2 of 3 to 4 is equal to minimum of 2 to 4 2 से 4 पर जाने के लिए 2 है कॉमा 2 to 3 2 to 3 is 8 प्लस 3 to 4 is 6। इसका मतलब इसमें भी कोई कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, ये भी एज इट इज रहा। ठीक है, एग्जाम में बेटा आपको ये सारे कैलकुलेट करके दिखाने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहां सारा कैलकुलेट करके पूरी टेबल्स बनानी है। ठीक है, अब मिनिमम D2 ऑफ 4 to 1 कॉमा D2 ऑफ 4 to 3 प्लस D2 ऑफ 3 to 1 3 to 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या हुआ 4 to 1 4 से 1 तक जाने का डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट। अभी देखते हैं क्या इसमें चेंज हुआ 4 to 3 4 से 3 4 to 3 is 7 प्लस 3 to 1 3 to 1 is 7। तो देखो ये अब अपडेट हो गई, अब हमें एक कॉस्ट मिली 14। अभी तक तो ये इनफाइनाइट ही चल रही थी है ना। कितनी मिली देखो 4 to 1 अगर जाना है 4 से 3 4 to 1 इनफाइनाइट है, 4 से 3 पर जाओ 7 और 3 से 1 पे चले जाओ 3 से 1 है 7 7 प्लस 7 14 हो गई। तो इसका मतलब अब ये वाली जो कॉस्ट है ये इनफाइनाइट नहीं रही, हमें इसका कोई पाथ मिल गया। ठीक है, ये मॉडिफाई हो गई। अब चलिए 4 to 2 निकाल लेते हैं। 4 to 2 को देखते हैं क्या ये मॉडिफाई होता है या एज इट इज रहता है। तो मिन ऑफ D2 ऑफ 4 to 2 कॉमा D2 ऑफ 4 to 3 प्लस D2 ऑफ 3 to 2 का मिनिमम क्या निकालना है। मिनिमम ऑफ सबसे पहले क्या है 4 to 2 4 से 2 पर जाओ इनफाइनाइट कॉमा 4 से 3 पर जाओ 7 प्लस 3 से 2 पर जाओ 3 से 2 पर गए 4 कितना हुआ 11। ये भी हमारी इनफाइनाइट से चेंज होकर 11 हो गई देखो है ना। तो इस वाले स्टेप में कहाँ कहाँ हमें कॉस्ट रिड्यूस्ड मिली, ये सारी सेम मिली, ये सेम मिली, ये भी सेम है और ये दोनों जो हैं वो अपडेट हो गई। पहले इनफाइनाइट थी, अब हमें ये लेजिट वैल्यूज मिल गई, इसका मतलब वो नोड्स रीचेबल हो गए। ठीक बात है बेटा। तो ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ स्टेज 3। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन टिल स्टेज 3 है ना। स्टेज 3 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। अब अगली स्टेज में क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है D4 है ना, क्योंकि 4 मैट्रिक्स बनानी थी हमें, D4 हमें यहां पर
कैलकुलेट करना है। और D4 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हेल्प करेगा, D3 हेल्प करेगा। तो पहले D3 को कॉपी कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और देखो D3 क्या आई हमारी, 0658 0658, देन 3082 3082 और 7406 7406 और 4 है 141170 141170, ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, D4 फाइंड आउट करनी है। थर्ड स्टेज तक हम काम कर चुके हैं, अभी लास्ट मैट्रिक्स है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। D4 कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा D4 में, अब D4 में क्या करेंगे, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4, दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, ठीक बात है। अब फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को एज इट इज कॉपी करो। दिस इज 14 11 7 है ना, और फोर्थ कॉलम इज दिस इज 8 2 6 एंड 0, मतलब ये जो कॉस्ट है ये तो फिक्स हो गई हमारी, है ना। चलिए बेटा अब देखो D4 की कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, 1 2 1 3, D4 1 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर D4 का 1 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर D4 का 2 1 2 3 कैलकुलेट करेंगे, 2 1 और 2 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 1 और 3 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 1 और 3 2 कैलकुलेट करेंगे। हर बार 6 वैल्यूज हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 2 क्या करें, अब की बार इसका क्या मतलब है कि हम नोड 4 के थ्रू होके जाएंगे, हर एक नोड के बीच में इंटरमीडिएट नोड है नोड 4, ठीक है। क्या करें, मिनिमम ऑफ D3 ऑफ 1 2 2 कॉमा D3 ऑफ 1 से पहले 4 पर जाओ प्लस फिर 4 से 2 पर जाओ। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस क्या आई, तो ये क्या है, मिनिमम ऑफ क्या देख रहे हैं, इज 6 कॉमा ये 3 है, दिस इज 3 प्लस, ठीक है, दिस इज 3। तो क्या है, 1 से 2 पर जाने के लिए 6 है। अब 1 से मैं अगर 4 पर जाऊं तो लगेगी 4 से मैं 2 पर जाऊं तो लगेगी 11, तो इसका मतलब ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है 6। अब देखिए ये जो कॉस्ट है ये लॉक होती जा रही है ना, क्योंकि ये फाइनल मैट्रिक्स है, इसमें जो कॉस्ट होंगी वो सारे पेयर्स के बीच में मैक्सिमम कॉस्ट, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा मिनिमम कॉस्ट वाला, ठीक है। अब देखो 1 2 3 के लिए फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, D3 ऑफ 1 2 3 कॉमा D3 ऑफ 1 से 4 पर जाएंगे और 4 से 3 पर जाएंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ क्या करें, 1 से 3 पर जाओ, 1 से 3 पर गए तो क्या आया 5 कॉमा 1 से 4 पर जाओ 8 प्लस 4 से 3 पर जाओ, 4 से 3 पर जाओ 7, क्या आया 5 ही आया, तो इसलिए इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ऑप्टिमल है, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो कोई चेंज नहीं लग रहा, अब देखो नेक्स्ट, दिस इज 5। चलिए ये क्या है, मिनिमम ऑफ D3 2 to 1 कॉमा D3 ऑफ 2 to 4 प्लस D3 ऑफ 4 to 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, चलिए 2 to 1, 2 से 1 पे गए 3 कॉमा 2 से 4 पर गए क्या आया
2 प्लस 4 to 1 14। इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी 3 ही है, दिस इज 3। चलिए 2 to 3 मिनिमम ऑफ D3 2 to 3 कॉमा D3 ऑफ 2 to 4 प्लस D3 ऑफ 4 to 3। क्या आया? मिनिमम ऑफ, चलिए 2 to 3, 2 से 3 की कॉस्ट 8 कॉमा 2 to 4, 2 से 4 इज 2 प्लस 4 to 3 इज अगेन 7। तो ये कॉस्ट भी हमारी चेंज नहीं हुई, दिस इज अगेन 8, अगेन देयर इज नो मॉडिफिकेशन, है ना। अब 3 to 1 इन्हें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिन D3 3 to 1 कॉमा D3 3 to 4 प्लस D3 ऑफ 4 to 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, चलिए 3 to 1, 3 to 1 is 7 कॉमा 3 to 4, 3 to 4 is 6 plus 4 to 1 is 14। Again there is no change, this value is also copied as it is। ठीक है, चलो अब लास्ट वैल्यू है उसमें देख लेते हैं कोई चेंज आया है, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि जो ये आपकी D3 थी वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया था। तो देखिए मिनिमम ऑफ D3 ऑफ 3, 2, D3 ऑफ 3, 4 प्लस D3 ऑफ 4, 2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्या करेंगे 3 से 2 पर जाएं 4 कॉमा 3 से 4 पर जाएं 6 प्लस 4 से 2 पर जाएं 11। अगेन देयर इज नो चेंज, तो दिस इज अगेन 4, दिस इज 4, राइट। So there is no change. So this is the final solution. This is the final solution. This is final solution. है ना। तो मतलब क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें सारे पेयर्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल है। मतलब 1 से 1 जाना है 0, 1 से 2 जाना है तो 6 पे, 1 से 3 पे 5, 1 से 4 पे 8, ऐसे ही 2 से 1 पे जाना है तो 3, 2 से 2 पे जाना है तो 0। ये जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेज हैं जो हमें मिली है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर वॉशल्स एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये करना है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एग्जांपल इसे कराने की जरूरत है, सेम प्रोसेस है, हर ग्राफ पर ये रिपीट होता है ना। तो आप एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इस प्रॉब्लम के ऊपर भी एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इसके ऊपर भी आप ये ग्राफ जो है ये लगा के देखेंगे तो आपको इजीली इसकी प्रैक्टिस, इसको आप डीपीपी समझ लीजिए कि डीपीपी की तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ कभी भी सेम नहीं आता, डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे। इसमें भी क्या करेंगे 1 2 3 4 आपके 4 नोड्स हैं तो D0 एज इट इज लेंगे और 4 बार D4 तक आप कैलकुलेट करेंगे। फाइनल जो D4 की मैट्रिक्स आएगी वो आपका रिजल्ट होगी, सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैरी करेगी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इसका सूडो कोड। देखिए सबसे पहले इसका सूडो कोड देखते हैं क्या काम कर रहा है ये। फ्लॉयड वॉशल W इज द वेट मैट्रिक्स जो हमने शुरू में ली थी, N आर द नंबर ऑफ रोज इन वेट मैट्रिक्स। कितने रोज होंगे जितने नोड्स होंगे, है ना भाई। वेट मैट्रिक्स पे कितनी रोज होंगी, जितने नोड्स होंगे उतनी रोज उतने कॉलम्स होते हैं। ठीक, अब D0 क्या निकालना है, D0 जो वेट मैट्रिक्स है वो एज इट इज उसे हम D0 में कॉपी कर लेते हैं, है ना। ये K इज इक्वल टू 1 to N, इसका क्या मतलब है, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं फॉर N नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, कितने नोड्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। n नंबर ऑफ रोज है मतलब n नंबर ऑफ वर्टिसेस है या n नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसके लिए ये क्या है रोज और ये क्या है कॉलम्स, है ना। और बस इस काम के लिए हमें देखो ये वो जनरल फॉर्मूला है जो हमने अभी
यूज किया। हर बार क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स में दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना। ये हमें करना है हर बार। kth वर्टेक्स ये क्या है, ये वो वर्टेक्स है जिसके थ्रू एक एक करके हम हर वर्टेक्स को इंटरमीडिएट वर्टेक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस तरह, एक मिनट सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ नोड्स वन वर्टेक्स chosen as intermediate vertex at a, ठीक है। क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं एक एक करके सबको इंटरमीडिएट वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे, और जिसको एक एक करके कंसीडर करेंगे सारी रो सारे कॉलम्स को कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करेंगे, dn को रिटर्न कर देंगे। dn क्या है, n नंबर ऑफ नोड्स, मतलब 4 हैं तो d4 को रिटर्न करेंगे, 3 है तो d3, 5 है तो d5, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ के लिए हम ये काम रिपीट कर देंगे। अब बताना जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आपको 3 लेवल पर लूप्स नजर आ रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है big O of n cube। Tn is equal to big O of n cube। This is the time complexity of Warshall's algorithm, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीट लिख देती हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज Tn is equal to big O of n cube। This is the time complexity of Floyd-Warshall algorithm। ठीक बात है बेटा, दिस इज इट। इस तरह से एग्जाम में आपको प्रॉब्लम पूछी जाएंगी और आप दिस इज n cube। अब देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, मेट अ मैट्रिक्स फॉर अ गिवन इनपुट ग्राफ, सॉल्यूशन एक एक करके बनाते जाएंगे। थ्योरी के लिए मैंने लिखा है, इनकेस अगर एग्जाम में आप लिखना चाहें तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव कॉस्ट साइकिल पर ये काम नहीं करेगा, नेगेटिव वेट पर काम करेगा, लेकिन कॉस्ट नेगेटिव कॉस्ट का साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड दोनों ग्राफ्स के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और बहुत ईजी भी है। ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना है इसको। और फिर अब देखिए एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। नेटवर्किंग डिवाइसेस में इसकी एप्लीकेशन होती हैं, मतलब आपको बहुत सारी अलग अलग नोड्स हैं जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम वॉर्शल्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए हम इस फ्लॉयड-वॉर्शल का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम एक नेटवर्क के अंदर, आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, वहां पर नेटवर्किंग पढ़ेंगे आप, कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डेटा ट्रांसफर होता है, उसमें पैकेट्स की फॉर्म में इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो रूट हम डिसाइड करते हैं कि पैकेट किस नोड से किस नोड पर नेक्स्ट जाएगा, उसके लिए हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हर बार हर नोड, 2 पेयर ऑफ नोड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए AKTU में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है, अप्लाइड फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक आपको ग्राफ दिया है, 1 2 3 4 5 एजेस इसमें है, ABCD दिए हैं, आप इन्हें 1 2 3 मान के D1 से लेके D5 तक कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अलग क्या है, ये 23-24 लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए गिव फॉर फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। मतलब एल्गोरिथम लिखना है, सूडो कोड लिखना है, गिव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके आपको पूरा से सॉल्व करके दिखाना है। फिर डिफाइन डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, हाउ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये सारी बातें मैंने जानबूझ के वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 आपको बताया, ताकि आप इसे डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेट करके बता सकें, है ना। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। अब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसमें बेलमैन फोर्ड लगा लें तो वो सिंगल सोर्स बन जाएगा। आप वॉर्शल्स एल्गोरिथम लगाएंगे तो वो फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बन जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।